of class 4. Today we are going to revise the chapter 5, that is Anita's Honeybee. बच्चों, EVS क्लास 4 में हम लोग चैप्टर 5 में ये पढ़ चुके हैं। एक बार इसे रिवाइज कर रही हूँ ताकि आप इजी वे में समझ जाए, ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आ जाए तो आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। अनीताज हनीबी यानी अनीता की मधुमक्खियाँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसकी अनीता की स्टोरी क्या है ये अपने बारे में बता रही हैं। एक बार इनकी स्टोरी जाने हम लोग। मेरा नाम अनीता कुशवाहा है। मैं मुजफ्फरपुर ज़िले के बोछा गांव में रहती हूँ जो बिहार में है। मेरे घर में मम्मी, पापा और 2 छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं मधुमक्खी पालन का काम भी करती हूँ, यानी ये हनीबी को पालती होंगी। इतना सब कर पाना मेरे लिए आसान नहीं था। जब मैं छोटी थी तब मैं दिन भर बकरियां चराती थी। मेरा भी स्कूल जाने का मन करता था, पर माँ पिताजी को लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं था। स्कूल जाना एक सपना। अनीता को का सपना था स्कूल जाने का, और ये एक सपना उनको लगता था क्योंकि उनके मम्मी पापा को लड़कियों का स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। तब चले इनका स्कूल का जर्नी हम लोग जाने। एक दिन मैंने स्कूल के अंदर झांक कर देख ही लिया। बच्चों को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और बच्चों की कतार में पीछे जाकर चुपचाप बैठ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। घर जाते ही मैंने हिम्मत करके माँ पिताजी को स्कूल के बारे में बताया। उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई। मेरे गांव की एक टीचर ने मम्मी पापा को समझाया कि पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई पर कोई खर्च भी नहीं होता है। पढ़ना तो सब बच्चों का अधिकार है। मुझे पता नहीं कैसे, पर माँ पिताजी मान गए। मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। स्कूल में मैं बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं लाती, पर टीचर से सवाल बहुत पूछती थी। ये जो बच्ची हैं अनीता जो है, वो बता रही हैं अपने स्कूल के जर्नी के बारे में कि उनके मम्मी पापा तैयार नहीं थे स्कूल भेजने के लिए, बट गांव की एक टीचर ने बताया कि 8वीं तक की पढ़ाई में कोई भी खर्चा नहीं होता है, और एजुकेशन राइट्स के बारे में उन्होंने बताया कि शिक्षा सभी का अधिकार है। तो उनके मम्मी पापा तैयार हो गए और ये स्कूल जाने लगी। ये तो ज़्यादा नंबर स्कूल, मतलब इनको रिजल्ट ज़्यादा नंबर नहीं आता था, लेकिन ये टीचर से क्वेश्चन बहुत करती थी। अब है स्कूल में। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। मैंने 5वीं कक्षा पास कर ली। मुझे पता चला कि 6ठी कक्षा में खर्चा बढ़ जाएगा। माँ पिताजी ने कहा स्कूल छोड़ दो, पर मैं आगे पढ़ना चाहती थी। मैंने हल ढूंढ लिया। मैं अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। उससे मुझे जो पैसे मिलते थे उनसे मैं अपनी आगे की पढ़ाई कर पाई। एक याद, इनकी एक मेमोरेबल चीज़ है, वो बता रही, शेयर कर रही हैं कि उनके साथ कुछ हुआ था, वो बता रही हैं। मुझे याद है कि गांव के कुछ बड़े लड़के भी बच्चों को पढ़ाते थे। उन्हें मेरा बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं आया। उन्होंने मेरे पास आने वाले बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। 2 बच्चों को छोड़कर सबने आना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद बाकी बच्चे भी लौट आए क्योंकि मैं उन्हें प्यार से पढ़ाती थी। ये अपनी स्टोरी बता रही हैं कि ये जो बच्चों को पढ़ाती थी, वो बच्चे को कुछ गांव के लड़कों ने क्या किया, डराने लगे धमकाने लगे कि वहाँ नहीं पढ़ना है, ऐसे ऐसे करके। तो कुछ बच्चे डर से छोड़ दिए, लेकिन ये इतने प्यार से पढ़ाती थी कि फिर से वो बच्चे वापस आ गए इनसे पढ़ने के लिए। RTE। अब हम लोग कुछ RTE के बारे में जानेंगे। राइट टू एजुकेशन। RTE राइट टू एजुकेशन। ये RTE एक्ट क्या है, आया है 2009 में, ठीक है। ये 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। यानी ये एजुकेशन राइट सारे बच्चों को 6 साल से लेके 14 साल के बच्चों को फ्री में एजुकेशन देने का हुक्म देता है। RTE मतलब राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी। धीरे धीरे मैंने गांव वालों को समझाना शुरू किया कि सभी लड़कियों को स्कूल भेजे। घर में माँ पिताजी ने भी मेरी मदद करनी शुरू कर दी। घर का सारा काम मेरी माँ ही कर लेती थी। मुझे पढ़ने के लिए काफी समय मिल जाता था।
एक राज, इनका एक सीक्रेट है, आज हम लोग जानेंगे। मैंने किसी को बताए बिना मोटर बाइक चलाना भी सीखा। बहुत बार चोट लगी पर मजा आया। इन्होंने क्या किया, मोटर बाइक जो मोटरसाइकिल होता है ये चलाना भी सीखी। ऑब्वियसली कुछ भी सीखने के लिए आपको कुछ गिरना पड़ता है, या कुछ जैसे मोटरसाइकिल चलाने में वो बहुत बार गिरी, लेकिन इन्हें मजा भी बहुत आया। स्कूल से मधुमक्खी पालन तक। अब स्कूल के सफर से मधुमक्खी पालन तक का अब हम जानेंगे। हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी यह काम कर लूं। तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालने के एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वालों में अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। मतलब मधुमक्खी पालने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? अक्टूबर से दिसंबर तक में। यहाँ पे ये बता रही हैं कि अक्टूबर से दिसंबर तक में सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि उस टाइम में क्या होता है, मधुमक्खियां अंडा देने लगती हैं। अनीता मधुमक्खी पालक, ये अब कैसी बनी, जो उनका पालने का कैसे प्रोसेस है और ये कैसे इतनी सफलता हासिल की, ये बता रही हैं। मैंने मधुमक्खी पालने का कोर्स कर लिया, लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए मेरे पास रुपए नहीं थे। मैंने कुछ समय तक इंतजार किया और बच्चों को पढ़ाकर 5,000 बचाए। इन रुपयों से मैंने मधुमक्खी पालने के 2 बक्से खरीदे। एक बक्से की कीमत 2,000 थी। बाकी बचे रुपयों से मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयाँ खरीदी। ये बता रही हैं कि इनके पास जो पैसे बच्चों को पढ़ाती थी उससे उन्हें 5,000 मिला, जिससे वो 2,000 का बॉक्स ली और ये घोल बनाने के लिए चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयाँ ली। सितंबर का महीना था। दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियाँ हो गई कि 2 बक्से कम पड़ने लगे। मैंने 2 बक्से और खरीदे। मुझे मधुमक्खियों के बारे में ज्यादा अनुभव नहीं था। कई बार मधुमक्खियाँ ने मुझे काटा भी। इससे मेरा चेहरा और हाथ सूज जाते थे। दर्द भी बहुत होता था, पर कहती किससे? यह काम तो मैंने अपनी ही इच्छा से शुरू किया था। जब ये पालन कर रही थी मधुमक्खी का, तो उस टाइम में क्या हुआ था कि इनको मधुमक्खियाँ काट भी लिया करती थी, इनके चेहरे पे, इनके हाथ पे, तो उनको सूज जाता था। तो इस टाइम में इनको बहुत दर्द भी होता था। लेकिन ये बात ये किससे कहती, क्योंकि ये काम तो करने का मन इन्हीं का था, इस वजह से ये किसी को कहती भी नहीं और अपना काम को जारी रखा। मैं यहाँ पे अब देखिएगा साइकिल चलाते हुए बच्चे। अब यहाँ पे देखिएगा क्या है, मैं रोज साइकिल से कॉलेज जाती हूँ। कॉलेज गांव से 5 किलोमीटर दूर शहर में है। जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो माँ मधुमक्खियों के लिए चीनी का घोल तैयार करती हैं, पिताजी मधुमक्खियों की देखभाल करते हैं और बक्सों से शहद निकालते हैं। अब तक तो तुम भी अनीता को अच्छी तरीके से जान गए होगे। आसपास के सभी गांव के लोग उसे पहचानते हैं। वह गांव के सभी बैठकों में जाती है और लोगों को समझाती है कि पढ़ना सभी के लिए बहुत जरूरी है। कुछ लोग तो उस पर हंसते भी हैं, लेकिन अनीता का अपना काम करना है और वह करती है। अनीता होलसेलर बनना चाहती है, जिससे वह मधुमक्खी पालने वालों को शहद की सही कीमत दिलाने में मदद कर सके। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं। उससे दूसरी मक्खियों को पता चलता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालने का भी। ये ना होते तो ना छत्ता बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियां भूखी ही रह जाती। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। मधुमक्खियों की तरह ही चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम
बटा हुआ है। रानी चींटियां अंडा देती हैं, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और तैतिया भी इसी तरह समूह में काम करते हैं। मतलब मधुमक्खी की तरह हमारी जो चींटी हैं और भी जो इंसेक्ट्स हैं इस टाइप से वर्क करते हैं। तो बच्चों, ये थी अनीता की स्टोरी, जो कि बहुत रियल स्टोरी है। उन्होंने ऐसा किया है और करके दिखाया भी। उन्होंने राइट टू एजुकेशन के बारे में भी बताया और अपने बल पे खड़ा होना भी बताया। ये हमारी मुजफ्फरपुर के ज़िले की हैं, बोचा गांव की हैं और उन्होंने अपने पैर पे खड़ा होकर बताया भी और स्टूडेंट को बताया भी कि पढ़ाई कितना इम्पोर्टेंट है। गांव-गांव जाके उनके पेरेंट्स को भी समझाने की कोशिश किया और कितने पेरेंट्स ऑब्वियसली समझे भी होंगे, क्योंकि ये सही है, गलत नहीं है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे वेल, गॉड ब्लेस यू।